Hello everyone, welcome to Swami Vivekanand Institute. I'm your educator Meghna. So let's start today's topic. So we were discussing the cell biology unit of CSIR Life Sciences exam. So cell biology, I have discussed about the plasma membrane structure, about the lipid bilayer and the membrane protein. So today I'm going to start the topic membrane transport. Okay? So before starting the membrane transport, let's discuss about the carbohydrates present on the membrane lipid or membrane proteins. ठीक है, तो व्हाट इज सेल कोट और ग्लाइकोकैलिक्स. ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन लिपिड के ऊपर और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के ऊपर, हम उन्हें क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेल कोट या फिर ग्लाइकोकैलिक्स. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है एक्सटर्नल साइड पे प्रेजेंट होते हैं ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, और अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है प्रोटीन पोर्शन पे तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक है, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कोट कर रहे होते हैं लिपिड चाहे प्रोटीन को, इनको हम यूजुअली ये क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स. ठीक है, सो मोस्टली दीज आर ओलिगोसैकेराइड्स. व्हाट आर ओलिगोसैकेराइड्स अगर पूछा जाए, सो ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं वो 2 to 10 यूनिट्स ऑफ, लगभग 2 अप टू 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स के बने होते हैं. ठीक है, मोनोसैकेराइड्स के. ठीक है, सो 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, एंड दीज आर अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड्स. इसी को हम बोलते हैं सेल कोट और ग्लाइकोकैलिक्स. अब अगर हम फंक्शन देखें इसका क्या होता है, तो सेल टू सेल अधेशन, मतलब सेल को सेल से जोड़ने का काम करता है ये जो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन होता है लिपिड चाहे प्रोटीन पे, और दूसरा इसका फंक्शन है कि ये प्रोटेक्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस को, सेल के सरफेस को फ्रॉम मैकेनिकल और केमिकल डैमेजेस. ठीक है, तो ये था अबाउट द कार्बोहाइड्रेट दैट इज प्रेजेंट ऑन द लिपिड और द प्रोटीन पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट. ठीक है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट देखते हैं. सो सबसे पहले अगर हम देखें, सेल एक है. ठीक है, सेल के बाहर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. ठीक है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डिसाइड करती है कि सेल के अंदर क्या क्या कॉम्पोजिशन आएंगे साइटोप्लाज्म में. ठीक है, कैसे डिसाइड करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है. इसका मतलब है कि वो कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही अपने अक्रॉस पास होने देती है, वो सारी चीजों के लिए क्या होती है, पास नहीं होने देती है इनसाइड द सेल. ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम में आप देख सकते हैं, बहुत ही क्लियरली यहाँ मेंशन्ड है, जैसे कि गैसेस. ठीक है, सो गैसेस जैसे कि CO2, NO2, O2, N2, O2, ठीक है, दीज आर परमिएबल. ठीक है, ये परमिएबल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अक्रॉस, ये बहुत ही इजिली ये क्रॉस कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और इनसाइड द सेल जा सकते हैं. ठीक है, या फिर सेल के अंदर से बाहर आ सकते हैं. ठीक है, सेकेंड इज द स्मॉल चार्ज पोलर मॉलिक्यूल, स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल. ठीक है, स्मॉल अनचार्ज लेकिन पोलर. ठीक है, इसका यहाँ पर दे रखा है इथेनॉल, वाटर एंड यूरिया. ठीक है, इथेनॉल जो होता है अगेन इट इज परमिएबल. ठीक है, ये स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल में आता है, ये परमिएबल है. वाटर और ग्लिसरॉल जो होते हैं वो स्लाइटली परमिएबल होते हैं. ठीक है, क्या है, स्लाइटली परमिएबल. फिर यहाँ दे रखा है लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल, बड़े अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये क्या होते हैं, ये इम्परमिएबल होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजिली क्रॉस नहीं कर सकते हैं, अपने से डिफ्यूज करके क्रॉस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, फिर यहाँ आयंस प्रेजेंट है जैसे पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम क्लोराइड, हाइपोफॉस्फेट. ठीक है, एंड बाइकार्बोनेट आयंस, दीज आर ऑल्सो इम्परमिएबल, ये भी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, फिर चार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सरफेस पे क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है, जैसे अमीनो एसिड्स. ठीक है, हम अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है, उसमें चार्ज प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ATP, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, दीज आर ऑल्सो इम्परमिएबल, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, डिफ्यूज नहीं कर सकते, इजिली डिफ्यूज नहीं कर सकते. इनको डिफ्यूज कराने के लिए कुछ स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स या फिर चैनल्स जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बोलते हैं. ठीक है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, इसमें कुछ प्रोटीन्स कैसी होती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो होते हैं ये कैरियर होते हैं या चैनल होते हैं, और इसके मदद से जो इम्परमिएबल सब्सटेंसेस या इम्परमिएबल सॉल्यूट्स हैं वो प्लाज्मा
मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर साइटोसोल में या सेल के अंदर से साइटोसोल से सेल के बाहर एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चार्ट के थ्रू देख सकते हैं कि कौन सा परमिएबल है, कौन सा इम्परमिएबल है। ठीक है, अब देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को के अक्रॉस क्रॉस होने के लिए जो यहाँ पर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं वो यूजुअली ट्रांसपोर्टर्स चाहे चैनल्स होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स एंड चैनल्स। अब ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टर्स को ही हम कैरियर प्रोटीन्स और परमिएज बोलते हैं। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टर्स आर समटाइम्स कॉल्ड कैरियर्स और परमिएज। ठीक है, ये बाइंड करते हैं स्पेसिफिक सल्यूट से, स्पेसिफिक किसी एक सल्यूट से बाइंड करेंगे और ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और इनके अंदर कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होते हैं। जैसे ये बाइंड करते हैं किसी स्पेसिफिक सल्यूट से, इनके अंदर एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, मतलब इनके स्ट्रक्चर में एक चेंज आता है जिससे कि वो सल्यूट से बाइंड करके कॉन्फॉर्मेशनल चेंज के थ्रू ये सेल के अक्रॉस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये सल्यूट को अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे ये आउटर साइड ऑफ द क्या करते हैं, सल्यूट को क्रॉस करा देते हैं। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ मेंशन है, ट्रांसपोर्टर्स समटाइम्स कॉल्ड कैरियर्स और परमिएज bind the specific solute to be transported and undergo a series of conformational changes that then alternatively expose solute binding sites on one side of the membrane and then on the other side transfer across the membrane। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ये एक्टिव एंड पैसिव दोनों तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या मतलब है कि यहाँ पर एटीपी का यूज होगा, मतलब एनर्जी को यूज करके, और पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है नो एटीपी, एनर्जी का विदाउट एनी मेटाबॉलिक एनर्जी, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर्स एक्टिव एंड पैसिव दोनों तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं। वहीं पर चैनल्स की बात करें तो चैनल्स जो होते हैं वो ओपन पोर्स बनाते हैं। ठीक है, एक कंटिन्यूअस ओपन पोर बनाते हैं जो कि एक्सटेंड करता है क्रॉस द प्लाज्मा membrane bilayer, lipid bilayer. The pore allows specific solutes such as inorganic ions of appropriate size and charges, and in some cases small molecules including water, glycerol, कुछ अमोनिया को ये क्रॉस कराते हैं मेम्ब्रेन के क्रॉस। ठीक है, ये जो चैनल्स होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, पैसिवली काम करते हैं, मतलब बिना एनर्जी यूटिलाइज किए एक कंटिन्यूअस पोर का फॉर्मेशन करते हैं, और सल्यूट्स जो होते हैं जैसे कि इनऑर्गेनिक आयन, समटाइम्स वाटर, अमोनिया, ये सब क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस। अब बात करते हैं अगर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कितने तरीके के होते हैं, तो कैरियर प्रोटीन्स एंड चैनल प्रोटीन्स। ठीक है, अब कैरियर प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें आएगा सिम्पोर्टर्स एंड एंटीपोर्टर्स, दूसरे होते हैं यूनिपोर्टर्स। ठीक है, वही चैनल प्रोटीन्स की बात करें तो कुछ लीकी चैनल्स होते हैं जो कि हमेशा खुले होते हैं, ऑलवेज ओपन, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल पोटेशियम लीकी चैनल्स। ठीक है, कुछ चैनल्स जो होते हैं वो गेटेड चैनल्स होते हैं। गेटेड चैनल्स में आएगा लिगेंड गेटेड चैनल, मैकेनिकल गेटेड चैनल और वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टाइप्स है ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, कैरियर एंड ट्रांसपोर्टर्स, और उनके सब टाइप्स यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। अब अगर यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट के बारे में समझा जाए तो यहाँ पर एक यूनिपोर्ट का एग्जाम्पल है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स या ग्लूट जिसको बोला जाता है। वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है अगे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इट मींस कि ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है उसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। ठीक है, और यहाँ पर भी एनर्जी का यूज नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है एंटीपोर्ट का। यहाँ पर क्या है कि पोटेशियम और सोडियम का एंटीपोर्ट, मतलब ये दो सल्यूट को ट्रांसपोर्ट करते हैं एंटीपोर्टर्स। ठीक है, एंटीपोर्टर्स जो है सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर, यहाँ एक एंटीपोर्टर का एग्जाम्पल दे रखा है जो कि दो सल्यूट को ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट यहाँ पर दिखा रखा है, एक का अलोंग द ग्रेडियंट, एक का अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है पोटेशियम का और यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है पोटेशियम का। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर लो है और साइटोसोलिक साइड में हाई कंसंट्रेशन है पोटेशियम का, तो ये लो टू हाई आ रहा है। और सोडियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर लो है और सेल के बाहर हाई है, और ये भी अपना लो टू हाई कंसंट्रेशन मूव कर रहा है। ठीक है, सिम्पोर्टर्स की बात करें तो सिम्पोर्टर्स अगेन सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। यहाँ पर सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर का एक एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ
प्रोटीन्स के एग्जाम्पल देख रखे हैं, कैरियर प्रोटीन्स के, जो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट, कितने तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस देखा जाए तो पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट पे एनर्जी यूज नहीं होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे एनर्जी यूज होती है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट अलोंग द ग्रेडियंट होता है डाउन हिल, विच मीन्स हाई टू लोअर कंसेंट्रेशन में किसी भी केमिकल को जो है पास, जो मूवमेंट होता है केमिकल्स का मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट हाई टू देयर हाई कंसेंट्रेशन टू देयर लो कंसेंट्रेशन, उसको बोलते हैं विदाउट द यूज ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, ठीक है, बिना किसी एनर्जी के अपने हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन पे, ठीक है। In case of single uncharged molecule, the difference in the concentration of the two sides of the membrane, its concentration gradient drive the passive transport and determine the direction, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कोई अनचार्ज मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, वो कंसेंट्रेशन के अलोंग मूव करता है, अपने हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। लेकिन अगर कोई सल्यूट जिसपे नेट चार्ज प्रेजेंट है, वो जो होता है वो मूव करता है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस जो होता है, अपने दोनों चीजों को यूज करके कंसेंट्रेशन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है वो मूव करता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी उस ट्रांसपोर्ट को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। जब चार्जेस का जब मेम्ब्रेन के, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक सेल की और चार्जेस जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वह एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, राइट। सो मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो है वो मूवमेंट यहाँ पर होता है इन केस ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, उसके दो एग्जांपल है, एक सिंपल डिफ्यूजन और एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दोनों तरीके का डिफ्यूजन जो होता है वो विदाउट द यूज ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी होता है। अगर लेट्स डिस्कस अबाउट द सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के केस में लिखा है कि सिंपल डिफ्यूजन जो होता है वो लिपिड बाइलेयर के अक्रॉस कोई भी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लिपिड बाइलेयर से डिसॉल्व करके मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो पास कर जाते हैं सिंपली, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन उसी को बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होता है किसी भी तरीके का, सिंपली जो भी सल्यूट जिसको क्रॉस करना है मेम्ब्रेन को, वो लिपिड बाइलेयर में डिसॉल्व करके क्रॉस कर लेता है, ठीक है। The direction of the transport is determined simply by the relative concentration of solute inside and the outside, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, किस फोर्स से ये आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल वो मूव करते हैं। अगर डिफ्यूजन रेट देखें किसी सल्यूट का, ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे ही रेट भी डिपेंड करता है, और हाइड्रोफोबिसिटी और साइज, ठीक है, सल्यूट के साइज पे, ठीक है, और हाइड्रोफोबिक नेचर पे, ठीक है, कि कितना वो हाइड्रोफोबिक है, इस पे डिपेंड करके सल्यूट जो है वो डिसॉल्व करके मूव करता है। हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ अ सल्यूट इज मेजर्ड बाय पार्टीशन कोफिशिएंट, ठीक है। अब किसी भी सल्यूट की हाइड्रोफोबिसिटी को, ठीक है, अगर उसके हाइड्रोफोबिक नेचर का मेजरमेंट लेना है तो उसका यूज कैसे करते हैं, मेजर्ड होता है बाय पार्टीशन कोफिशिएंट, ठीक है। पार्टीशन कोफिशिएंट से वो मेजर्ड होता है। अगर हम पार्टीशन कोफिशिएंट की बात करें तो ये एक रेशियो होता है, रेशियो है the ratio of the compounds concentration in the organic layer oil compared to the aqueous layer water, ठीक है। तो रेशियो है कंसंट्रेशन, सो किसी सल्यूट का, कोई सल्यूट कितना वो ऑयल में डिसॉल्व हो रहा है या कितना वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, इसका जो रेशियो है वही होता है पार्टीशन कोफिशिएंट। अगर पार्टीशन कोफिशिएंट ज्यादा है, इट मींस कि उसकी जो हायर द सब्सटेंस पार्टीशन कोफिशिएंट ग्रेटर द फ्रैक्शन फाउंड इन ऑयल, ठीक है। अगर ये अमाउंट, ये वैल्यू ज्यादा होती है तो ये वैल्यू अपने, ये वैल्यू ज्यादा होती है तो ये वैल्यू अपने आप ज्यादा होती है, नॉमिनेटर ज्यादा होता है तो ओवरऑल हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, पॉजिटिव या ज्यादा आता है, ठीक है। तो हायर द सबस्ट्रेट पार्टीशन कोफिशिएंट द ग्रेटर द फ्रैक्शन फाउंड इन ऑयल रिलेटेड टू वाटर, ठीक है। तो वाटर के रिलेशन में अगर ऑयल में कोई चीज ज्यादा पाई जा रही है मतलब उसका पार्टीशन कोफिशिएंट ज्यादा है, अगर किसी चीज का पार्टीशन कोफिशिएंट ज्यादा है मतलब उसका हाइड्रोफोबिक नेचर ज्यादा है और उसका डिफ्यूजन रेट भी ज्यादा होगा। अब अगर हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे सल्यूट या कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसका सिंपल डिफ्यूजन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है
गैसेस का, जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कोई भी गैसेस जो होती हैं ये इजीली डिफ्यूज कर सकती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सिंपल डिफ्यूजन से डिफ्यूज कर सकती हैं। फिर यहाँ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि बेंजीन, ठीक है, स्मॉल पोलर बट अनचार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर, इथेनॉल, ठीक है, स्मॉल है, पोलर है लेकिन अनचार्ज है, ये भी जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर को इजीली डिफ्यूज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन मैंने किया है कि डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर डिफरेंट फिनोमिना। ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस होता है डिफ्यूजन का, ठीक है, इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, और यहाँ पर ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होता है, वहीं पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है, ठीक है। अब सिंपल डिफ्यूजन का यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डायग्राम है जहां पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पार्टिकल्स जो होते हैं हायर कंसेंट्रेशन में आउटसाइड द सेल, और यहाँ इनसाइड द सेल बहुत ही लोअर कंसेंट्रेशन है, एकदम ना के बराबर। फिर यहाँ सिंपल डिफ्यूजन हुआ अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में, और एक टाइम बाद हमें इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। अब अगर सेम डिफ्यूजन के रेट ऑफ डिफ्यूजन को या रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट को कंसेंट्रेशन से, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल या जो भी सल्यूट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, उसका अगर हम रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट देखें तो एक माइकलिस मेंस्टन का यहाँ पर ग्राफ मेंशन्ड है जहां पर हम देख सकते हैं कि हमें सिंपल डिफ्यूजन का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, मिलता है, ठीक है, या वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कंसेंट्रेशन डिफरेंस है ऑफ ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हमें सिंपल डिफ्यूजन के केस में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। फिर फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को, सिंपल डिफ्यूजन को, तो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, अलोंग द ग्रेडियंट मूव करेगा, कंसेंट्रेशन हाई टू लो मूव करेगा। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी अगर है तो इजीली मूव करेंगे, डिफ्यूज कर सकते हैं लिपिड बाइलेयर से। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे डिफ्यूजन बढ़ेगा, लिपिड कंटेंट ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन कम होगा, है ना। डिफ्यूजन जो होता है सिंपल डिफ्यूजन डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, जहां हमने देखा सिंपल डिफ्यूजन सिंपली लिपिड बाइलेयर में डिसॉल्व करके मॉलिक्यूल्स या सॉल्यूट्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे थे, वहीं सिंपल डिफ्यूजन को कराने के लिए हमारे पास कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन्स और चैनल्स, ठीक है। सो इन कैरियर प्रोटीन्स एंड चैनल्स के हेल्प से हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। So facilitated diffusion involve the movement of solutes across the concentration electrochemical gradient, ठीक है। तो यहाँ पर भी concentration gradient के along ही, लेकिन with the help of carrier और channel proteins, लेकिन without any metabolic energy. No external source of energy is provided, ठीक है। किसी भी तरह की external energy facilitated diffusion में नहीं use होती है। Molecule travel across the membrane in the direction determined by the concentration gradient in case of चार्ज मॉलिक्यूल बाय इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो किसी भी तरह की एनर्जी नहीं है, अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव करते हैं, और चार्ज मॉलिक्यूल के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अक्रॉस मूव करते हैं। द पैसेज इज मेडिएटेड बाय ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, कैरियर्स एंड चैनल्स, और ये सेलेक्टिव होते हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कौन करा रहा है, कैरियर्स और चैनल्स करा रहे हैं। सो रेट ऑफ, अगर हम कैरियर मेडिएटेड जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसका रेट देखें तो वो मैक्सिमम जब मैक्सिमम रेट होता है तो वहां सारे ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं वो सैचुरेट हो चुके हैं, मतलब सारे ट्रांसपोर्टर्स अपना काम कर रहे हैं, यूज हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें हाइपरबोलिक ग्राफ मिलता है, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो माइकलिस मेंस्टन इक्वेशन से, जो यहाँ पर हम देखते हैं v इक्वल्स टू वी मैक्स इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस, ठीक है। सो इससे हम जो है जो माइकलिस मेंस्टन इक्वेशन होता है उसी के एनालॉगस एक इक्वेशन यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ऑफ सबस्ट्रेट को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा इक्वेशन है माइकलिस मेंस्टन इक्वेशन से के एनालॉग, मतलब उसी की तरह मिलता जुलता है, जहां पर हम देख सकते हैं वी मैक्स जो है वो मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन को बताता है, के एम जो है वो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है, ठीक है, सल्यूट का, जिसपे वेलोसिटी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम। यहाँ पर सल्यूट जो है ग्लूकोज लिया गया है, ठीक है, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट की बात की गई है। तो Km वो सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन है जिसपे वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम की हाफ हो जाती है, ठीक है।
सो अगेन हम माइकलिस मेंशन से के एनालॉगस इक्वेशन से हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को पढ़ रहे थे। उस सेम इक्वेशन से एक यहाँ पर ग्राफ प्लॉटेड है जहां पर वी मैक्स और के एम देख सकते हैं, और यहाँ पर हाइपरबोलिक ग्राफ हमें मिल रहा है इन ट्रांसपोर्टर मेडिएटेड डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाउ अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को कैरी करने के लिए या फिर कैरी आउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को कराने के लिए हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सो कैरियर प्रोटीन्स मेडिएट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इनको बोलते हैं ट्रांसपोर्टर्स और परमिएज। ठीक है, ये जो कैरियर प्रोटीन्स है ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं और इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं दूसरे साइड पे मेम्ब्रेन के। इसमें कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, जो हमारा कैरियर प्रोटीन यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है उसमें उसके स्ट्रक्चर में कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होंगे, जिससे कि वो दूसरे साइड पे वो तुरंत रिलीज कर देता है सल्यूट को। रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये ज्यादा देखा गया है रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, जो कि क्योंकि वो किसी की हेल्प से हो रहा है, राइट। सो इसीलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के केस में जो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो ज्यादा है, फास्टर होता है एज कंपेयर टू सिंपल डिफ्यूजन। सो कैरियर प्रोटीन किसका डिफ्यूजन करते हैं? शुगर का, अमीनो एसिड का, न्यूक्लियोसाइड्स का। ठीक है, इनका डिफ्यूजन जो होता है वो कैरियर प्रोटीन्स के हेल्प से होता है, क्योंकि ये सब क्या है, इम्परमिएबल है, राइट। नाउ अगर हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, एक एग्जांपल यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल है कैरियर प्रोटीन का जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करा रहे हैं, दैट इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ठीक है, सो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर डिस्क्राइब अ वेल स्टडीड एग्जांपल ऑफ कैरियर प्रोटीन। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को हम लोग ग्लूट बोलते हैं, GLUT। ठीक है, ग्लूट बोलते हैं। ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है ये 14 प्रोटीन्स की पूरी फैमिली है, जिसके ओवरलैपिंग स्पेसिफिसिटीज है फॉर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और भी रिलेटेड मॉलिक्यूल। सो ग्लूकोज के अलावा ये फ्रक्टोज और इनके जो रिलेटेड हैं जैसे गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सबका ये ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ये जो है, ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर या ग्लूट है, इसमें कह रहा है कि इसमें 12 मेम्ब्रेन स्पैनिक अल्फा हेलिसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 12 अल्फा हेलिक्स मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिसेस प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, ये ग्लूकोज से बाइंड किया, यहाँ पर कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हुए जिससे कि हमारा ग्लूकोज जो था वो इनसाइड द सेल आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स डिफरेंट प्रेजेंट है, जैसे ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 4, ग्लूट 5। यहाँ पर इनकी लोकेशन प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है, जैसे ग्लूट 1 ब्रेन में, किडनी में, कोलन, प्लेसेंटा, आरबीसीज, रेटिना, और इनका फंक्शन अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ये पूरा एक चार्ट प्रेजेंट है, इसको आपको लर्न करना है बिकॉज ये CSIR के पेपर में 2022 में इसमें से एक क्वेश्चन आया था, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसको आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं एक दूसरे कैरियर प्रोटीन की जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराता है, वो है हमारा क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। ठीक है, ये जो क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, इसको एनायन एक्सचेंजर प्रोटीन भी बोलते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है आरबीसीज। ठीक है, हमारे रेड ब्लड सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाता है क्या, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। और ये 2 एनायंस, ठीक है, 2 एनायंस मतलब नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल का, 2 मॉलिक्यूल्स का, 2 आयंस का, सॉरी 2 आयंस का, 2 नेगेटिवली चार्ज आयन का एक साथ ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन का और क्लोराइड आयन का। ठीक है, ये दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में एक साथ ट्रांसपोर्ट कराता है। दिस प्रोटीन मेडिएट द साइमल्टेनियस मूवमेंट ऑफ 2 एनायंस। ठीक है, दोनों का एक साथ करा रहा है। ठीक है, एक हमारा बाइकार्बोनेट आयन हो गया जो कि मूव करता है इन वन डायरेक्शन, और दूसरा है क्लोराइड आयन जो मूव करता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और यहाँ पर दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, तो कोई नेट ट्रांसफर नहीं हो रहा है चार्ज का। ये क्या हुआ है, इलेक्ट्रोन्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक साथ मूव कर रहे हैं ना, एक इनसाइड द सेल आ रहा है, एक आउटसाइड द सेल जा रहा है। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर ऑफ एन आयन ट्रांसपोर्ट may be electrogenic if it result in charge separation across the membrane। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा प्रेजेंट है जो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ इन रेस्पायरिंग टिश्यू, ये रेस्पायरिंग टिश्यू में क्या हो रहा है कि जब रेस्पायर हम लोग करते हैं तो क्या होता है, रेस्पायरिंग टिश्यू में CO2 जो है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स में आया। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में आएगा और टिश्यू में हमारे रेड ब्लड सेल्स जो था वो आरबीसी के अंदर आया।
सॉरी, ये हमारा रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये रेड ब्लड सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय कैटाबॉलिज्म एंटर एरेथ्रोसाइट, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल है, ये टिश्यू से हमारे जो CO2 है वो रेड ब्लड सेल में आरबीसी के अंदर आएंगे, वो वाटर से कंबाइन करके क्या बनाएंगे, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में। ये बाइकार्बोनेट आयन जो होता है क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर जो हमारा एक कैरियर प्रोटीन है, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, इसके थ्रू ये एक्सचेंज होता है कहाँ, ब्लड प्लाज्मा में, और क्लोराइड हमारा सेल के अंदर आता है, ठीक है। अब जब ये सेम आरबीसी लंग्स के पास गया तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो बाइकार्बोनेट था, अगेन ये बाइकार्बोनेट एरेथ्रोसाइट एंटर करता है ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है, क्योंकि ये ब्लड प्लाज्मा में रिलीज हो गया था एक साइड पे, ये अगेन ब्लड प्लाज्मा में एंटर करता है, यहाँ पर ये CO2 में टूट जाता है, ठीक है, और ये CO2 जो होता है लंग्स से, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स एरेथ्रोसाइट एंड इज एक्सहेल्ड, ठीक है। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एरेथ्रोसाइट या फिर रेड ब्लड सेल से बाहर आएगा लंग्स के सेल्स में, और फिर वो बाहर जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाइकार्बोनेट एक्सचेंज होता है, ठीक है, बाइकार्बोनेट एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर। अब हम बात करें चैनल प्रोटीन्स की। हमने देखा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन दोनों की हेल्प से होता है। चैनल प्रोटीन्स के बारे में देखें तो ये जो चैनल प्रोटीन्स है ये ओपन पोर्स बनाते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस, जो अलाउ करता है फ्री डिफ्यूजन ऑफ एनी मॉलिक्यूल ऑफ अप्रोप्रिएट साइज एंड चार्ज, ठीक है। ये ओपन पोर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, फ्री डिफ्यूजन कर रहे हैं। चैनल इंटरैक्ट much more transiently with solute to be transported when opened by conformational change. Channel form continuous pore across the lipid. The pore allows specific solutes जैसे inorganic ion, appropriate size and charge के, and in some case water, glycerol and ammonia, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर बस इतना हमने मेंशन करा है कि जो चैनल्स होते हैं, चैनल्स सल्यूट से बाइंड करते हैं, कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होते हैं, और कुछ इनऑर्गेनिक आयंस अप्रोप्रिएट साइज और चार्ज के, ठीक है, और वाटर ग्लिसरॉल को ये जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और जो ट्रांसपोर्ट होता है चैनल से वो फास्टर रेट से होता है अगर हम ट्रांसपोर्टर या फिर कैरियर, जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं उनके कंपैरिजन में जो चैनल्स होते हैं, चैनल प्रोटीन्स, वो फास्टर रेट से ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये ओपन चैनल्स बना रहे हैं ना, ओपन पोर बना दे रहे हैं, इनमें कुछ भी कॉन्फॉर्मेशनल चेंज नहीं आ रहा है इनके स्ट्रक्चर में। तो ये दिस वाज अबाउट द चैनल प्रोटीन्स, ठीक है। चैनल प्रोटीन का एक एग्जांपल मैंने दिया है अक्वापोरिन। ये अक्वापोरिन्स जो होते हैं ये वाटर चैनल प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो कि सेलुलर मेम्ब्रेन को परमेबल बनाते हैं वाटर के लिए, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वैरायटी ऑफ डिफरेंट एनिमल, प्लांट्स और माइक्रोब्स में, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट में भी ये पाया जाता है, ठीक है। और ये जो अक्वापोरिन्स है ये होमोटेट्रामर है, ठीक है, और इनका ईच मोनोमर 6 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिकल रीजन का बना होता है, 6 अल्फा हेलिक्स का बना होता है हर एक मोनोमर, और ये टोटल 4 टेट्रामर के बने हैं, ठीक है। और ये जो हमारा हेलिकल रीजन है, इसमें जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, क्या होते हैं, एनपीए, एस्पैराजिन, प्रोलीन और एलेनिन, ठीक है, एनपीए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ये हमारा अक्वापोरिन्स के बारे में है। अक्वापोरिन्स देखा जाए, मैमल्स में अक्वापोरिन 1, ठीक है, एरेथ्रोसाइट में अक्वापोरिन 2, किडनी एपिथेलियल सेल्स में 4, एस्ट्रोसाइट लंग्स किडनी में अक्वापोरिन 5, 8, ये सब प्राइमरीली फंक्शन है जो कि बाय डायरेक्शनली वाटर का सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टर की तरह काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ अक्वा ग्लिसरोपोरीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर के साथ ग्लिसरॉल का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। AQP3 इन केराटिनोसाइट्स, ठीक है, AQP7 इन एडिपोज टिश्यू, ठीक है, और AQP9 इन हेपाटोसाइट्स, ठीक है। इन एडिशन टू वाटर एंड ग्लिसरॉल कुछ अक्वापोरिन्स होते हैं, कुछ CO2, अमोनिया और NOO2 को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अलावा H2O2 आर्सेनाइड को भी, और इवन क्लोराइड और पोटेशियम को भी। डू नॉट ट्रांसपोर्ट अमोनियम आयन, अमोनियम आयन का ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये अक्वापोरिन्स क्या थे, हमारे वाटर चैनल्स थे जो कि प्रेजेंट थे माइक्रोब में, एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में, और ये डिफरेंट मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट है, यहाँ पर सारा मेंशन्ड है। और ये क्या करते हैं, वाटर का, ग्लिसरॉल का, इन सम केसेस CO2, अमोनिया, ठीक है, NOO2, H2O2 आर्सेनाइड, ठीक है, लेकिन अमोनियम आयन का ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं।
यहाँ पर हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो कि होमोटेट्रामर है और हर एक मोनोमर जो है वो 6 अल्फा हेलिक्स का बना है और इसमें NPA मोटिव पाया जाता है, ठीक है। एस्पैराजिन, प्रोलिन और एलेनिन मोटिव पाए जाते हैं। अगर देखें रेगुलेशन कैसे होता है एक्वापोरिन का, तो फॉस्फोरिलेशन से, चेंज इन पीएच, चेंज इन कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन और फ्री रेडिकल्स, ठीक है। सो ये कुछ रेगुलेटर्स हैं जो कि एक्वापोरिन का रेगुलेशन करते हैं। आइनोफोर्स जो होते हैं ये स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि चार्ज आयंस को क्रॉस कराते हैं मेम्ब्रेन के, ठीक है। ये शील्ड की तरह काम करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको सिंथेसाइज करते हैं। ये नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं और आर्टिफिशियली भी बन सकते हैं। ये पॉली ईथर एंटीबायोटिक्स के बने होते हैं, ठीक है। सो आइनोफोर्स आर स्मॉल हाइड्रोफोबिक लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन द लिपिड बाइलेयर एंड इंक्रीज देयर परमेबिलिटी टू स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक आयंस, ठीक है। तो सेम पॉइंट मैंने बताया अभी। ये जो आइनोफोर्स है ये शील्ड कर रहे हैं चार्ज को टू बी ट्रांसपोर्टेड, एनेबल टू पेनिट्रेट द हाइड्रोफोबिक इंटीरियर ऑफ द लिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो ये शील्ड कर रहे हैं चार्ज को जिससे कि ये हाइड्रोफोबिक इंटीरियर से क्रॉस कर जाए। ये सिंथेसाइज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा, ठीक है। मोस्ट आइनोफोर्स आर पॉलीईथर एंटीबायोटिक्स, ठीक है। सो मोस्ट आइनोफोर्स आर पॉलीईथर एंटीबायोटिक्स। दो क्लास होते हैं आइनोफोर्स के। कुछ मोबाइल आयन कैरियर्स हैं जो कि विद इन द मेम्ब्रेन मूव करते हैं, और चैनल फॉर्मर्स जो कि मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर को स्पैन करते हैं, ठीक है। तो ये आइनोफोर्स। अब मोबाइल कैरियर आइनोफोर्स का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है वेनिलोमाइसिन, ठीक है। इनको निकाला गया है स्ट्रेप्टोमाइसिस से। ये एक मोबाइल आयन कैरियर्स है और ये पोटेशियम आयन को डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कराते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है मोनेंसिन, ठीक है। ये जो मोनेंसिन है ये भी फॉर सोडियम आयन ये कैरियर की तरह काम करता है। दूसरे जो चैनल फॉर्मर्स आइनोफोर्स होते हैं इसका एग्जाम्पल है ग्रामिसिंडिन ए, ठीक है। ये एक पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियम बैसिलस ब्रीविस से बना है इन द मेम्ब्रेन, और ये एक चैनल बना रहा है फॉर हाइड्रोजन आयन और सोडियम आयन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये चैनल फॉर्मर्स होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ आइनोफोर्स। आइनोफोर्स जो कि एक तरीके का चैनल प्रोटीन्स है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, ठीक है। ये एक एबीसी फैमिली से बिलोंग करने वाला प्रोटीन है, ठीक है। लेकिन ये जो होता है ये एबीसी फैमिली जो होती है वो एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट कराती है, ठीक है। एबीसी फैमिली यूजुअली एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराती है, जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है एटीपी यूटिलाइज होता है। बट ये इकलौता ऐसा एबीसी ट्रांसपोर्टर फैमिली का मेंबर है जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, ठीक है। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इन्वॉल्व है। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट करा रहा है, मतलब विदाउट एनी एनर्जी, ठीक है। ये क्लोराइड चैनल्स होते हैं, ठीक है। क्लोराइड चैनल CFTR प्रोटीन वाइडली एक्सप्रेस होते हैं बॉडी में, लंग्स में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, लिवर में, पैनक्रियास, स्वेट ग्लैंड्स, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ये CFTR उसके मेम्ब्रेन्स पे प्रेजेंट होते हैं एज अ क्लोराइड चैनल। द ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लोराइड आयंस हेल्प कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि नेसेसरी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थिन फ्रीली फ्लोइंग म्यूकस, ठीक है। इस बात को समझते हैं इसमें क्या बोल रखा है। देखो क्या होता है कि जो हमारे CFTRs हैं, म्यूकस lubricate and protect the lining of airways, digestive system, reproductive system and other organs and tissues. The CFTR proteins regulate the function of channels, sodium ion channels. Defective CFTR, अगर कहीं पर CFTR जो हमारे चैनल प्रोटीन्स है, चैनल फॉर्मेट्स है या चैनल प्रोटीन्स है, अगर ये डिफेक्टिव हो गए तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो सकता है। अब अगर हम लोग इसका फंक्शन देखें जो CFTRs होते हैं, ठीक है। CFTR हम क्या बात कर रहे थे कि CFTR जो होते हैं ये कहाँ एक्सप्रेस्ड होते हैं, लंग्स में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, ठीक है। और ये क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। क्लोराइड आयन का चैनल की तरह काम करते हैं, क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। जब क्लोराइड आयन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, सो वाटर का भी ट्रांसपोर्ट होता है इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। जब वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है तो ये क्या कर रहे हैं, ये म्यूकस जो होते हैं वो हाइड्रेट होते हैं, ठीक है। जो म्यूकस प्रेजेंट होगी वाटर के ट्रांसपोर्ट से, वाटर जो मूवमेंट होगा वाटर का, उससे म्यूकस क्या होती है, हाइड्रेट होती है, ठीक है। तो ये एपिथेलियल सेल्स पे पाए जा रहे हैं, ठीक है। लंग्स के एपिथेलियल सेल्स पे या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पे, ठीक है। सो यहाँ पर क्लोराइड चैनल की तरह काम कर रहा है। क्लोराइड के मूवमेंट से वाटर का भी मूवमेंट होगा, जिससे म्यूकस लेयर जो होगी वो हाइड्रेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइड्रेट हो जाएगी। जब म्यूकस लेयर हाइड्रेट हो जाती है
तो जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, जब बैक्टीरियाज को क्या करती है, रिमूव करती है। अगर म्यूकस लेयर हाइड्रेटेड है तो जितने बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे उनको एयरवेज से क्या होगी, रिमूव कर देगी, ठीक है। अगर ये CFTR क्या होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं या डिफेक्टिव होते हैं, तो ये क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। जब क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो वाटर का भी मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। वाटर का मूवमेंट नहीं होगा तो म्यूकस क्या होगी, हाइड्रेट नहीं होगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी। और जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो एक बायोफिल्म बना लेते हैं एपिथेलियल सेल्स पे, ठीक है। सो ये इसीलिए CFTR जो है ये एक क्लोराइड चैनल है और ये बहुत ही नेसेसरी है। अगर नहीं होगा तो सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की बीमारी हो सकती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अभी तक हमने क्या क्या बात की, अभी तक हमने बात की मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट की। तो मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है हमने देख लिया, सिंपल डिफ्यूजन से होता है, ठीक है। जिसमें सिंपली क्या है कि गैसेस और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स भी, अनचार्ज मॉलिक्यूल भी पास कर लेते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन की बात की, उसमें हमने कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन्स की बात की, ठीक है। उसमें कैरियर प्रोटीन्स में हमने ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर या ग्लूट का एग्जाम्पल देखा, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या देखा, इसके अलावा हमने क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर का एग्जाम्पल देखा। फिर हम चैनल प्रोटीन्स पे आ गए जो कि अगेन फैसिलिटेड डिफ्यूजन कराता है। चैनल प्रोटीन्स में हमने देखा एक्वापोरिन्स के बारे में, ठीक है, CFTR के बारे में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ATP का यूज होता है, ठीक है। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो ATP की हेल्प से यूज जो है वो ट्रांसपोर्ट कराते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कि अगर कोई सल्यूट है वो अगर यहाँ कम प्रेजेंट है, लेट से उसका जो अमाउंट है वो कम है और यहाँ पर उसका अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, फिर भी वो कम से अगर ज्यादा की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना बोल देंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मूवमेंट जो है वो हम देख सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है। और यहाँ पर या तो पंप की मदद से होगा या फिर कैरियर प्रोटीन की मदद से, ठीक है। यहाँ पर पंप यूज होते हैं या फिर कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव द सल्यूट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दो तरीके से होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड अनदर इज द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ATP पंप्स जो होते हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। ATP पंप्स की हेल्प से, ATP हाइड्रोलिसिस की मदद से, यहाँ पर हम बार बार यही बोल रहे हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि ATP यूज होगा। ATP यूज होगा मतलब ATP की हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है। ATP को तोड़ा जाएगा, राइट, और फिर उससे एनर्जी को यूज करके ट्रांसपोर्ट कराया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेस, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होते हैं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। सेकंड एग्जाम्पल है कैल्शियम पंप, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, साइटो पंप करती है कैल्शियम आयन को फ्रॉम द साइटोसॉल इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट एटीपेस पी टाइप, पी एटीपेस, वी एटीपेस, एफ एटीपेस और एबीसी ट्रांसपोर्टर्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स के। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर पी क्लास पंप प्रेजेंट है। ये पी क्लास पंप है। यहाँ पर हम देख सकते हैं पी क्लास पंप में अल्फा और बीटा दो सब यूनिट है। जिसका अल्फा सब यूनिट है वो फॉस्फोरिलेटेड है। ये फॉस्फो रिलेशन की वजह से ही इसका नाम पी है। पी इज फॉर फॉस्फो रिलेशन, ठीक है। हम देख सकते हैं यहाँ पर एटीपी जो है वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट रहा है ना। सो एटीपी का यूज हो रहा है, एटीपी हाइड्रोलिसिस हो रही है, ठीक है। सो पी क्लास पंप्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट एंड फंगल हाइड्रोजन पंप, हाइड्रोजन आयन पंप की तरह होते हैं पी टाइप पंप जो होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ हाई यूकैरियोट सोडियम पोटेशियम पंप, एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मेमेलियन स्टमक हाइड्रोजन पोटेशियम पंप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑल यूकैरियोटिक कैल्शियम आयन पंप, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इन मसल सेल्स कैल्शियम आयन पंप, ठीक है। तो ये हमारे पी टाइप पी क्लास पंप के एग्जाम्पल है, ठीक है। सो पी क्लास पंप में हमने देखा क्या
कि अल्फा सब यूनिट जो है वो फॉस्फोरिलेटेड है, कि 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट्स होते हैं। अल्फा जो होता है वो कैटालिटिक है, बीटा जो है वो रेगुलेटरी है, अल्फा जो होता है वो फॉस्फोरिलेटेड है, दैट्स वाई इसका नाम है पी। पी इज फॉर फॉस्फोरिलेशन। सेकेंड यहाँ पर हम वी टाइप पंप देख रहे हैं। वी टाइप पंप में अगेन हम देख रहे हैं एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो रही है। ये जो वी होता है, वी इज फॉर वैक्यूलर, ठीक है, वैक्यूलर मेम्ब्रेन ऑफ इन प्लांट ईस्ट और अदर फंजाई, ठीक है, प्लांट में ईस्ट में और दूसरे फंजाई में ये वी टाइप पंप प्रेजेंट होते हैं, जो कि वैक्यूलर, ठीक है, वैक्यूल्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंडोसोम पे होंगे और लाइसोसोम पे होंगे, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट एंड सम किडनी ट्यूब्यूल सेल, ठीक है। अब ये जो पी टाइप पंप होते हैं, ये क्या करते हैं, सेल से हाइड्रोजन आयन को बाहर पंप करते हैं, जिससे क्या हो, सेल के अंदर एक हाई पीएच जो होता है सेल के अंदर का वो कम हो जाए, ठीक है, पीएच एसिडिक पीएच के लिए ये काम करते हैं। वैक्यूल्स पे और एंडोसोम लाइसोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, ये उनके लोकेशंस दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ भी एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है। लेट्स कम टू द एफ टाइप, ठीक है, एफ इज फॉर F1, एफ नॉट F1, ठीक है, एटीपेस, ठीक है, एफ को हम लोग बोलते हैं एफ नॉट F1 एटीपेस, ठीक है। ये जो होते हैं ये सारे यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये एफ टाइप पंप, और ये एटीपी की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, सब एटीपी की हाइड्रोलिसिस या एटीपी की यूज कर रहे थे, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन को पंप करके ये एटीपी की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होंगे, थाइलेकॉइड पे होंगे इन प्लांट सेल के केस में, ठीक है। अब हम यार लास्ट जो है ये एबीसी सुपर फैमिली है, ठीक है, एबीसी सुपर फैमिली। एबीसी जो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स यूजुअली हम लोग ने सीएफटीआर का एग्जांपल दिया। सीएफटीआर जो होते हैं वो पैसिव होते हैं, लेकिन जो यूजुअली बाकी सारे जो एबीसी ट्रांसपोर्टर पंप है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि एटीपी की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अमीनो एसिड, शुगर एंड पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर, मेमेलियन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड, स्मॉल लाइपोफिलिक ड्रग, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो ये हमारे पी टाइप, वी टाइप, एफ टाइप और एबीसी ट्रांसपोर्टर्स पंप्स हैं। अगेन पी टाइप के बारे में हमने देखा है, कैटायन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, कैटायन मतलब सोडियम पोटेशियम, ठीक है, फॉस्फोरिलेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। ऑल पी टाइप पंप 2 आइडेंटिकल अल्फा सब यूनिट, ठीक है, जिसमें एटीपी बाइंडिंग साइट होगा, 2 स्मॉलर बीटा सब यूनिट जिसमें क्या होता है, रेगुलेटरी होते हैं इनकी फंक्शन, और ये अल्फा सब यूनिट जो होते हैं वो फॉस्फोरिलेटेड होते हैं। यहाँ पर 2 इनहिबिटर्स प्रेजेंट हैं। इनहिबिटर्स में पहला है डिजीऑक्सिन, ठीक है, एक डिजिटालिस पर्प्यूरा नाम का एक प्लांट है जिससे डिजीऑक्सिन को लिया गया है, और एक है उआबेन, ठीक है, ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड एक टॉक्सिन है, ठीक है, जो कि इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेस, और ये जो अल्फा सब यूनिट पी टाइप की जो अल्फा सब यूनिट फॉस्फोरिलेट हो रही थी उसको ये डीफॉस्फोरिलेट कर देता है, ठीक है, उस पर से फॉस्फोरिलेशन हटा देता है। दूसरा यहाँ इनहिबिटर है प्लेटिटॉक्सिन, ठीक है, ये क्या करता है, जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस जो पंप होती है उसको नॉन स्पेसिफिक चैनल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक चैनल में। वी टाइप जैसा कि नाम है वैक्यूलर टाइप, ठीक है, ये कपल करते हैं, ये भी एटीपी की हाइड्रोलिसिस करते हैं, जिससे कि प्रोटॉन का अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ये ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ये जो है वैक्यूलर मेम्ब्रेन्स पे होंगे, ठीक है, एंडोसोम पे, लाइसोसोम पे, प्लांट के वैक्यूल्स पे, ठीक है, इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है। वी टाइप एटीपेस जो होते हैं वो लो पीएच मेंटेन करते हैं प्लांट के वैक्यूल में, लाइसोसोम में और दूसरे वेसिकल्स में इन एनिमल्स बाय पंपिंग प्रोटॉन फ्रॉम साइटोसोलिक टू द नॉन साइटोसोलिक पार्ट ऑफ द सेल अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। नाउ इज एफ टाइप, एफ नॉट F1 एटीपेस, इसका ये जो होते हैं ये भी ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको, हाइड्रोजन आयन को या फिर प्रोटॉन को, ठीक है, और इसमें फॉस्फोरिलेशन नहीं इन्वॉल्व होता है। ये जो होते हैं ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में, और प्लांट्स में कहाँ होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। बैक्टीरिया में F एटीपेस प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है, और ये भी क्या करते हैं, पंप करते हैं किसको, प्रोटॉन का पंप करते हैं, ठीक है। एबीसी ट्रांसपोर्टर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एटीपी बाइंडिंग कैसेट्स, ठीक है, ये लार्ज फैमिली है एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स की। ये पंप करते हैं बहुत सारे सल्यूट्स को इंक्लूडिंग आयरन, शुगर, अमीनो एसिड्स, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बट समटाइम्स आर फाउंड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम, ठीक है, यहाँ पर भी ये एटीपी को हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर एबीसी ट्रांसपोर्टर फैमिली का MDR, ठीक है,
MDR जो कि है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन, ठीक है, MDR1, और दूसरा यहाँ पर है CFTR एग्जाम्पल दे रखा है जो कि अगेन ABC फैमिली का ही मेंबर है, बट ये पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है और इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? हमने देखा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पंप जो होते हैं सारे ATP पावर्ड पंप होते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर एंडरगोनिक अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ वन सोल्यूट इज कपल्ड विद द एक्सरगोनिक डाउनहिल फ्लो ऑफ अनदर सब्स्टिट्यूट या डिफरेंट सोल्यूट, ठीक है। यहाँ पर सिम्पोर्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट का कॉन्सेप्ट आता है। सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट में जहां पर एक सोल्यूट जो होता है उसका अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है और उसके साथ जो कपल्ड सोल्यूट होता है उसका डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। सो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज आइदर सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट डिपेंडिंग ऑन वेदर द टू सोल्यूट्स मूव इन द सेम या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर सबसे कॉमन एग्जाम्पल है सोडियम और ग्लूकोज का, ठीक है। सो ये जो होते हैं एपिथेलियल सेल्स में होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर्स आल्सो नोन एज सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है, लोकेटेड होते हैं एपिकल सरफेस पे, ठीक है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेल के अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो ग्लूकोज को सेल के अंदर ला रहा था, ये क्या करते हैं सेल के बाहर ग्लूकोज को भेजते हैं और सोडियम आयन को सेल के अंदर लेते हैं। यहाँ पर हमने देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। साइटोसोल में यहाँ पर ग्लूकोज ज्यादा है, ये जो है ग्लूकोज ज्यादा है और यहाँ पर सोडियम आयन ज्यादा है, राइट। सोडियम आयन ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है अंदर, ठीक है। यह हमारा प्रेजेंट है सोडियम सिम्पोर्टर, ठीक है। सिम्पोर्टर पे दोनों बाइंड किए, सोडियम और ग्लूकोज दोनों बाइंड किए, ठीक है। एंड फिर इस तरीके से ये मूवमेंट हो गया इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। सिम्पोर्टर्स है, राइट। अब हम एक दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं लैक्टोज परमियस का। इसको हाइड्रोजन आयन गैलेक्टोसाइट सिम्पोर्टर भी बोलते हैं। ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ऑफ बैक्टीरिया एंड ई कोलाई, ठीक है। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट के अक्रॉस को यूज करता है, ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट द लैक्टोज, ठीक है। प्राइमरी ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन आउटसाइड द सेल एस्टैब्लिश बोथ द प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट लैक्टोज का हो रहा है सेल के अंदर और सिम्पोर्ट हो रहा है प्रोटॉन का, ठीक है, एंड लैक्टोज बाय द लैक्टोज ट्रांसपोर्टर। वी कैन सी हियर, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लैक्टोज और हाइड्रोजन आयन का सिम्पोर्ट होता है बाय गैलेक्टोसाइड परमियस या फिर लैक्टोज परमियस, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है लैक्टोज परमियस सिम्पोर्टर का, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, जहां पर हमने सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, कैरियर चैनल प्रोटीन्स के बारे में देखा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्राइमरी एक्टिव, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस किया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। सो नाउ ये हमारा एंड था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम शायद जो भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। एंड ये बाकी सारी ये जो टॉपिक है CSIR का, इसमें ये सारा आई थिंक लर्न करने वाला ज़्यादा पोर्शन है और समझ के आपको यूजुअली इसमें लर्न करने वाला ही ज़्यादा पोर्शन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।